यह वाकया उत्तर प्रदेश के एक इलाके का है। उत्तर प्रदेश का एक गांव अपनी हरियाली की वजह से बहुत मशहूर था। वहां के लोग खेतीबाड़ी करते थे। वहां की औरतें बहुत हसीन थीं, लेकिन इन औरतों में एक चीज बहुत आम थी। वह औरतें फैशन बहुत करती थीं। अक्सर ही गांव के लड़के और लड़कियों के इश्क के मशहूर थे। दोस्तों, इस गांव का माहौल निहायत ही खराब था। इस गांव में रहने वाला एक नौजवान जिसका नाम अहमद था, वह एक गरीब बाप का बेटा था। उसका बाप एक मोची था। अहमद शहर में पढ़ाई करता था, लेकिन इस गांव के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की इज्जत भी नहीं करते थे। यही वजह थी कि अहमद का बाप, जिसका नाम नूरदीन था, वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाना चाहता था। और यह बात गांव के लोगों को पसंद नहीं थी। वे हर वक्त अहमद की बुराइयां करते रहते थे। लेकिन इस गांव की सारी लड़कियां अहमद पर मरती थी, क्योंकि अहमद भले ही एक गरीब नौजवान था, लेकिन वह देखने में बड़ा खूबसूरत था। ऊंचा लंबा कद, हरी आंखें, उसे खुदा ने बेपनाह खूबसूरती से नवाजा था। लेकिन गांव की लड़कियां जब उसे देखती तो वह उनसे नजरें फेर लेता था। इस तरह गांव के दूसरे लोग भी उससे बहुत जलते थे, खासकर नौजवान, क्योंकि वह एक पढ़ा लिखा नौजवान था। वह उन सबसे अलग था, जबकि गांव के दूसरे लोग खेती बाड़ी करते थे। नूरदीन अपने बेटे अहमद को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा अफसर बनाना चाहता था। यही वजह थी कि उसने उसे शहर भेज दिया था। लेकिन जैसे ही उसने ग्रेजुएशन पूरी की, वह वापस गांव में आ गया। उसकी तालीम उसके काम आई थी। जब भी तो उसे गांव के सरकारी स्कूल में एक टीचर की नौकरी मिल गई थी। अब वह गांव के बच्चों को पढ़ाता था। अक्सर ही लड़कियां अहमद को खत के जरिए अपनी मोहब्बत का इजहार करती थीं, लेकिन अहमद वे खत फाड़ दिया करता था। जबकि गांव के नौजवान उसके बारे में बातें करते कि यह शक्ल से शरीफ नजर आता है, लेकिन है बहुत मक्कार और चालाक। दोस्तों, एक तरफ तो यह सारी कहानी चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। वह एक अंधेरी रात थी। उस रात चांद की रोशनी भी जमीन पर न पड़ रही थी। इसी वजह से गांव में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन अचानक ही कुत्तों ने बुरी तरह भौंकना शुरू कर दिया। गांव के सब लोग परेशान हो गए थे कि आखिर क्या वजह है जो कुत्ते इस कदर भौंक रहे हैं। कोई तो वजह होगी कि कुत्तों का यूं भौंकना ठीक नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करके गांव के सारे लोग बाहर निकलना शुरू हो गए। औरतें भी हैरानी का शिकार थीं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि कुत्ते इस तरह भौंक रहे हैं। लेकिन कुत्तों का एक झुंड लगातार एक कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था, और वे वहीं पर भौंकते हुए इशारा करने की कोशिश कर रहे थे। वे कुत्ते इस गांव के ही थे, लेकिन हर रात वे ऐसे नहीं भौंकते थे। यही वजह थी कि गांव के लोग परेशान हो गए थे कि आखिर कुत्तों के भौंकने की क्या वजह है। सब लोगों ने लालटेन अपने हाथ में पकड़ी और उन कुत्तों के पीछे पीछे चल दिए। कुत्ते उन्हें अपने साथ लेकर उस पुराने कब्रिस्तान में पहुंच गए थे, जहां पर गांव के लोग अपनी मैतें दफन करते थे। अभी एक दिन पहले ही तो एक जवान लड़की की मौत हुई थी। वह एक गरीब लड़की थी। न जाने उस पर ऐसी क्या आफत आई थी कि अचानक ही उसे दिल का दौरा पड़ा और वह अपनी जान की बाजी हार गई। गांव के लोग उसकी मौत पर गमजदा थे, लेकिन जैसे ही वे उस पुराने कब्रिस्तान में पहुंचे, सबके पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि जिस लड़की को दफनाया गया था उसकी लाश कब्र से बाहर थी और वह मुर्दा हालत में बेसरो सामानी के हालत में बाहर कब्रिस्तान में पड़ी थी। लोगों ने उसकी हालत को देखकर तौबा तौबा की, लेकिन उसका बरहना जिस्म देखकर सब लोग परेशान हो गए थे कि आखिर उसके साथ यह हरकत किसने की है। सब लोगों ने तौबा तौबा करनी शुरू की और फिर लोगों ने फैसला किया कि उसे दोबारा दफना देना चाहिए। लेकिन लोगों का गुस्से के मारे बुरा हाल था कि आखिर इस लड़की के साथ ऐसी हरकत किसने की है। साफ जाहिर था कि लड़की को कब्र से बाहर निकालकर उसके साथ कुछ गलत किया गया है। तभी सबकी नजर उस कब्रिस्तान के गोरखंड पर पड़ी जो कोने में खड़ा था। वह एक 60 साल का बूढ़ा आदमी था। सफेद दाढ़ी, सिर पर टोपी और हाथ में तस्बीह पकड़े उसकी आंखों में आंसू थे। वह लोगों से कहने लगा, मैं तो नमाज पढ़ने तहज्जुद के लिए अपने घर गया था। मुझे क्या पता
कि मेरे पीछे यह वाकया हो जाएगा। बूढ़ा गोरखंड भी परेशान था। गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि आखिर ऐसी हरकत किसने की है। सब लोगों ने फैसला किया कि अगर वह इंसान उनके सामने आ गया तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस लड़की के बाप का नाम अनवर था, जो अपनी बेटी की यह हालत देखकर खून के आंसू रो रहा था। फिर सुबह फज्र का वक्त होने वाला था, लेकिन इस गांव के कुत्तों ने एक अहम राज खोल दिया था, वह भी इस लड़की का राज। लोगों ने अगली सुबह इस लड़की को दोबारा दफन कर दिया था। गांव के हर बंदे की जबान पर इसी बात का चर्चा था। सब लोग किसी भी चौराहे पर खड़े होते या फिर किसी पंचायत में बैठे होते, सबकी जबानों पर एक ही बात थी कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वह इस लड़की के साथ, जो कि एक मरी हुई लड़की थी, उसके साथ ऐसा सुलूक कर सके। फिर 2-4 दिन गुजरे थे। गांव के लोग इस बात को भूल गए, लेकिन इस गांव की औरतों के अंदर एक डर पैदा हो गया था, खासकर इस वाकये के बाद। जिस रात यह वाकया हुआ, उस रात अहमद शहर गया हुआ था। उसे अपने लिए कुछ किताबें खरीदनी थीं, क्योंकि वह आगे भी तालीम हासिल करना चाहता था। गो कि उसे सरकारी नौकरी मिल गई थी, लेकिन फिर भी वह आगे तालीम हासिल करके अपना मुकाम बुलंद करना चाहता था। लेकिन जब वापसी में उसे यह बात पता चली तो उसे बहुत अफसोस हुआ। अक्सर ही लड़कियां उससे ट्यूशन पढ़ने की ख्वाहिशमंद थीं। इस गांव की अक्सर लड़कियों को पढ़ने का शौक था, लेकिन घर वालों की इजाजत नहीं थी। इसलिए वे अहमद के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आती थीं, ताकि अहमद उन्हें इतना पढ़ना लिखना सिखा दे कि वे कम से कम अपना नाम वगैरह तो लिखना सीख जाएं। अभी इस बात को एक हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन अचानक ही इस गांव में रहने वाली एक औरत ज़ैनब, जो कि हामिला थी, अंधेरी रात में अचानक ही उसे बहुत तेज दर्द उठने लगे। ऐसे लग रहा था जैसे उसे जल्द ही बच्चे की पैदाइश होने वाली है। सारी ही गांव की औरतें उसके इर्द गिर्द जमा हो गई थीं। गांव की दाइयां भी उसे घेरे खड़ी थीं। सब लोग अपनी अपनी बोली बोल रहे थे, लेकिन अहमद की मां को यह बात पता चल गई थी। अहमद को भी मालूम हुआ कि इस औरत की हालत बहुत खराब है। वह औरत जिसके यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश होने वाली थी, उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत थी, लेकिन उसकी सास इस बात पर इसरार कर रही थी कि ज़ैनब का बच्चा यहीं पर हो जाए, यानी कि घर में ही। लेकिन ज़ैनब की हालत इतनी बिगड़ी कि वह बच न सकी। उसने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया और वह खुद भी इस दुनिया छोड़कर चली गई। गांव में कहरा मच गया था, जबकि अहमद उसकी मौत से कुछ घंटे पहले ही उसके शौहर से कह रहा था कि वह अपनी बीवी को अस्पताल ले चले, उसका बच्चा भी बच जाएगा, उसकी बीवी भी अपनी जिंदगी से हाथ नहीं धोएगी, उसकी हालत बहुत खराब है। लेकिन उसके शौहर ने यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा कि गांव की सारी ही औरतें घर में ही बच्चे पैदा करती हैं, इसलिए वह हरगिज अपनी बीवी को शहर नहीं ले जाएगा। लेकिन उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ था। उसकी बीवी, जो बहुत ही जवान थी, एक खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, वही दुनिया छोड़कर चली गई थी। अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं था। अहमद को इस औरत के मरने का बहुत दुख था। वह अफसोस भरी नजरों से ज़ैनब को देखे जा रहा था। वह एक जवान और खूबसूरत लड़की थी जो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी थी। फिर नमाज जनाजा पढ़कर ज़ैनब को दफना दिया गया था। सब लोग उसके लिए दुआएं कर रहे थे। हालांकि वह एक जन्नती औरत थी, क्योंकि उसने एक तकलीफ देह जिंदगी गुजारी थी। उसके शौहर का सलूक भी उसके साथ अच्छा नहीं था, तो हामिला होने के बाद तो उसकी सास ने उस पर और भी जुल्म ढाने शुरू कर दिए थे। फिर इस बात को अभी एक दिन ही गुजरा था जब अगली रात एक बार फिर से इस गांव पर कयामत टूटने वाली थी। गांव में रहने वाला एक शख्स जो शहर गया था किसी काम से, उसे गांव वापस आते आते बहुत देर हो गई थी। वह आधे रास्ते से इस कब्रिस्तान से गुजरता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक ही उसके मुंह से चीख निकली। उसने एक नाकाबिल ए यकीन मंजर देखा था। सामने ही एक कफन में लिपटी लाश पड़ी थी, जिसका कफन उधड़ा पड़ा था। लाश आधी बाहर थी तो आधी कफन में। यह मंजर देखकर उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए थे। वह तौबा तौबा करने लगा। वह सोच रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। उसने चीख चीख कर गांव के सारे लोगों को जमा कर लिया था। लोग जमा हुए। गांव के सब लोग कब्रिस्तान में आ चुके थे, लेकिन जब उन्होंने यह हकीकत देखी
कि वह औरत कोई और नहीं बल्कि मरने वाली नौजवान लड़की ज़ैनब थी, जिसकी एक दिन पहले ही मौत हुई थी और आज उसका यह हाल था। सब लोग तौबा तौबा कर रहे थे। गम और गुस्से के मारे लोगों की हालत बुरी थी। आखिर यह हालत उसकी किसने की थी? सब लोगों ने गोरखन को घेरे में खड़ा कर लिया था, लेकिन गोरखन रो रहा था। गोरखन एक 60 साल का बूढ़ा आदमी था, जिसका नाम फजलदीन था। फजलदीन की आंखों में आंसू थे। वह कहने लगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं तो आराम करने अपने घर चला गया था। मैं तो अक्सर ही रात को घर चला जाता हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इस रात यहां पर यूं कयामत टूट पड़ेगी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। वह ज़ैनब के वालिदैन को तसल्ली दे रहा था। सब लोगों का गुस्से से बुरा हाल था। फिर गांव के सबसे बड़े आदमी, जो इस गांव का सबसे रईस आदमी था, उसने फैसला किया कि अब हर रात कोई ना कोई नौजवान इस कब्रिस्तान का पहरा दिया करेगा। यह सुनकर नौजवान कहने लगे, हाँ, अगर हमें पता चल गया कि वो आदमी कौन है जो ये सब कर रहा है, तो हम उसे जान से मार डालेंगे। लोगों ने कहा, यही फैसला ठीक है कि अब कब्रिस्तान का पहरा देना चाहिए, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। आखिर ये सब कर कौन रहा है? आखिरकार एक एक करके गांव का हर नौजवान हर रात उस कब्रिस्तान का पहरा देने लगा। फिर 2 हफ्ते खैरियत से गुजर गए, लेकिन एक दिन पंचायत में बैठे हुए सारे बुजुर्गों के सामने एक नौजवान ने अजीब बात कही। वह उन बुजुर्गों से कहने लगा, क्या आप लोगों को मालूम है कि जब भी ये वाकया होता है, उस रात अहमद अपने घर पर नहीं होता? ये सुनकर सब चौंक गए। फिर एक बुजुर्ग नाराजगी से कहने लगा, तुम क्या कहना चाहते हो कि ये सब अहमद कर रहा है? वो ऐसा नहीं है। वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है, बल्कि यहाँ का उस्ताद है और अक्सर लड़कियों को तालीम देता है। तुम उसके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? तभी वो नौजवान गुस्से और जलन से कहने लगा, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनका दिमाग भी ज्यादा खराब हो जाता है। क्या पता वो एक मानसिक रोगी बन गया हो, क्योंकि मैंने सुना है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग अक्सर ही मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। कहीं किसी मानसिक दबाव की वजह से वो मरी हुई औरतों के साथ ऐसा सलूक कर रहा हो। तभी एक बूढ़ा आदमी उठकर खड़ा हुआ और उस नौजवान को डांटते हुए कहने लगा, तुम ये बात बिना सबूत के नहीं कह सकते। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो वो लेकर आओ, फिर ही हम कोई फैसला करेंगे। सब लोगों ने मिलकर यह तय कर लिया, लेकिन यह अलग बात थी कि उस नौजवान की बात से बुजुर्गों के दिल में भी एक शक का बीज पड़ गया था। फिर 2-3 हफ्ते खैरियत से गुजर गए। सब लोग सोच रहे थे कि अच्छा है, अब कोई ऐसा वाकया नहीं हो रहा जिससे गांव में दहशत फैल गई थी। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि अगले ही दिन फिर कुछ ऐसा होगा जो उनके होश उड़ा देगा। फिर 1 महीना गुजर गया। अचानक ही एक बूढ़ी औरत जिसका नाम सकीना था, उसका इंतकाल हो गया। उसकी उम्र 50 साल थी। वो अक्सर बीमार रहा करती थी। लोगों को मालूम था कि जो औरत हमेशा बीमार रहती है वो ज्यादा दिन नहीं जिएगी। फिर उसके घर वालों ने उसकी मैयत को दफना दिया। लेकिन गांव के लोग क्या जानते थे कि अगली रात कुछ ऐसा होगा जो सबके होश उड़ा देगा। यह एक रोशन सुबह थी। गांव के लोग नाश्ता करके अपने अपने खेतों की ओर काम पर जा रहे थे। उस दिन भी गांव का एक आदमी जिसका नाम जावेद था, अपने काम पर जा रहा था। वह उसी रास्ते से गुजर रहा था जहां कब्रिस्तान था। लेकिन जैसे ही उसने रुख मोड़ा तो उसने एक ऐसा नजारा देखा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बूढ़ी औरत सकीना, जिसका कल ही इंतकाल हुआ था, अपनी कब्र से बाहर मरी हुई हालत में पड़ी थी। उसका आधा जिस्म कफन के अंदर और आधा बाहर था। यह सब देखकर जावेद ने अपने कानों को हाथ लगा लिया। वह दौड़ता हुआ अपने घर गया और अपनी बीवी से कहने लगा, मैं एक ऐसा मंजर देखकर आया हूं कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। उसकी बीवी कहने लगी, आखिर ऐसा क्या हुआ है, मुझे भी तो बताओ। जावेद कहने लगा, तुम्हें मालूम है, गांव में पिछले 2 वाकये हो चुके हैं। आज तीसरा वाकया हुआ है, और वो भी एक बूढ़ी औरत के साथ। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। यह सुनकर जावेद की बीवी भी परेशान हो गई। वे सब दौड़ते हुए कब्रिस्तान पहुंचे और उनकी आंखों ने एक ऐसा नजारा देखा
जिसे देख सब दंग रह गए। सारे ही गांव वाले परेशान थे कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। इस गांव के फैसले पंचायत के बुजुर्ग लोग किया करते थे और जब तक मुजरिम सामने न हो कोई फैसला नहीं होता था। लेकिन जो भी यह दरिंदा था वह सामने नहीं आ रहा था। आखिर वे किसके गिरेबान पर हाथ डालें? सब लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे, लेकिन अक्सर गांव के नौजवानों को शक अहमद पर था, क्योंकि जिस रात भी यह हादसा होता अहमद गांव में नहीं होता था। लेकिन जब पंचायत में नौजवानों ने अहमद का नाम लिया तो वह चुप नहीं रह सका। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह एक पढ़ा लिखा, समझदार और नेक फितरत नौजवान था। वह ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था। वह पंचायत के लोगों के सामने कहने लगा, मैं कसम खा सकता हूं कि मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ, लेकिन मैं मुजरिम को ढूंढ निकालूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उसने पंचायत के लोगों से वादा किया। काफी दिन यूं ही गुजर गए। सकीना की लाश को भी दोबारा दफना दिया गया था, लेकिन वह बूढ़ा गोरखन जो अब किसी काम का नहीं रहा था, एक उम्रदराज शख्स था और उसके होते हुए लोग ऐसे गुनाह कर रहे थे। गांव की पंचायत ने फैसला किया कि बूढ़े गोरखन फजलदीन को हटाकर किसी नौजवान आदमी को कब्रिस्तान की ड्यूटी पर लगाया जाए। अब गोरखन को घर पर आराम करने भेज दिया जाता और रात को एक नौजवान आदमी करमुल्लाह कब्रिस्तान का पहरा देता था। लेकिन एक दिन करमुल्लाह की मां की तबीयत खराब हो गई। वह अपनी मां को लेकर शहर चला गया। उस रात फिर से फजलदीन ही कब्रिस्तान में पहरा दे रहा था, लेकिन उस रात भी गांव में कोहराम मच गया था। कुत्तों के तेज भौंकने की आवाजें और अजीबो गरीब दिल को चीर देने वाला शोर गांव के लोगों के दिलों में तूफान ला रहा था, जैसे आज कोई बड़ा हादसा होने वाला है। आखिरकार गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन जैसे ही वे कब्रिस्तान पहुंचे तो एक कब्र खुली पड़ी थी। लेकिन उस कब्र की लाश बाहर नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कब्र खोदने की कोशिश की हो। सभी लोग हैरान परेशान थे कि आखिर ये क्या मामला है। तभी झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ अहमद वहां से बाहर आया तो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सब लोग उस पर इल्जाम लगाने लगे कि अहमद, तुम ही ये सब कर रहे हो, आखिर ये सब तुमने ही किया है। अहमद कहने लगा, नहीं भाइयों, ये सब मैंने नहीं किया, बल्कि आज मैं उस सच्चाई से पर्दा उठाने वाला हूं जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। अपराधी कोई और नहीं, बल्कि वो इसी के सामने खड़ा है। गांव के सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। वो अहमद से कहने लगे, ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर अपराधी कौन है? हमें भी तो पता चले। तभी अहमद ने हाथ से इशारा किया। यह इशारा किसी और की ओर नहीं, बल्कि उस बूढ़े गोरखन फजलदीन की ओर था। अहमद चिल्लाकर कहने लगा, यही है वो दरिंदा जो गांव की औरतों के साथ ऐसा सलूक कर रहा है। लोग हैरानी से कहने लगे, ये तुम क्या कह रहे हो? फजलदीन ऐसा शख्स नहीं है। वो तो 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला और सालों से इस कब्रिस्तान में ड्यूटी कर रहा है। तुम उस पर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते। अहमद बोला, मैं बिना सबूत के कोई बात नहीं कर रहा। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। शायद आपको यकीन नहीं आए, मेरा एक दोस्त था जुनैद, जिसका पिछले साल इंतकाल हुआ था। आज उसकी बरसी थी और मैं आज घर पर बैठा उसे याद कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं उसकी कब्र पर जाता हूं। रात हो चुकी थी, लेकिन मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। मैं जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचा तो मैंने देखा फजलदीन उस कब्र को खोद रहा था। वो अभी आधी ही कब्र खोद पाया था कि मैं उसके सामने पहुंच गया। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वो मुझे देखकर डर गया। मैंने उससे पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो फजलदीन बाबा? क्या तुम ही वो अपराधी हो जो गांव की औरतों के साथ ये सब कर रहा है? उसने अपनी नजरें झुका ली। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। अब तुम सब इसी से सवाल करो कि आखिर ये सब ये क्यों कर रहा था? गांव की औरतों का क्या कसूर था जो इसे मरने के बाद भी चैन से नसीब न हुआ? ये बूढ़ा गोरखन जिसने अपने ऊपर एक नेक इंसान का लबादा ओढ़ रखा था, असल में एक बदफितरत और शैतान सिफत इंसान है। अहमद की बातों को सुनकर गांव के सभी लोग फजलदीन को नफरत से देखने लगे।
फजलदीन ने सिर झुका लिया। उसकी बीवी को मरे हुए 20 साल हो चुके थे, लेकिन उसे औरतों की हवस ने इस कदर घेर लिया था कि वो अब मरी हुई औरतों को भी नहीं छोड़ता था। पहले वो गांव की एक तलाकशुदा औरत से शादी करना चाहता था, लेकिन उस औरत ने किसी और से शादी कर ली। तब से ही फजलदीन को हर औरत से नफरत हो गई। वो जिंदा औरतों से ये सब नहीं कर सकता था, क्योंकि लोग उसे मार डालते। इसलिए उसने अपनी हवस मरी हुई औरतों पर पूरी करनी शुरू कर दी। वो कई औरतों के साथ ऐसा कर चुका था। लोगों ने फजलदीन को पकड़ लिया। सब लोगों ने उसे पत्थर मारना शुरू किया। वो बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा, जो इंसान के रूप में एक शैतान था। अहमद ने सबको रोका और कहा, इसकी सजा यही है कि ये एक इबरत बनकर इस गांव में जिंदगी गुजारे। लोग इस पर थूके, क्योंकि इसने मरी हुई औरतों के साथ ऐसा सलूक किया है जो खुदा के यहां माफ होने वाला नहीं है। खुदा इसे कभी माफ नहीं करेगा। गांव के सब लोग उस पर थूकते हुए वहां से चले गए। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि फजलदीन आज भी गांव की गलियों में पागल बनकर घूमता है। वो हर औरत से हाथ जोड़ जोड़ कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन आधी आधी रात को उसकी चीखने की आवाजें गांव वालों को एक सुकून देती है। शायद उसकी सजा अब तक पूरी नहीं हुई, क्योंकि ऐसे लोग इबरत बनकर ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये एक इबरतनाक कहानी थी। ऐसी कहानियों से हमें सबक लेना चाहिए।